अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज़। मैं हूं आपके साथ मशल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सूरत हाल ज़ाहिर है कि आपको अपडेट करना, आपको अवेयर करना ये हमारी जिम्मेदारी है। और इस वक्त जितनी कशीदा सूरत हाल है न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में, और इसमें मजीद इजाफा होता जा रहा है इसकी संगीनी में, यानी कोविड-19 ये जो वायरस है ये जिस तरीके से और जिस तेजी के साथ स्प्रेड हो रहा है और बढ़ रहा है वो बहुत ज्यादा अफसोसनाक सूरत हाल है। हम पाकिस्तान के हवाले से कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम में आपको जरूर अपडेट करें, लेकिन आज आपको इसकी सीरियसनेस का अंदाजा कराने के लिए कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने मैं रखूंगी यूरोप के, और जहां पर जर्मनी वो मुल्क है कि जिसके हवाले से कहा जा रहा था शुरू में कि निस्बतन वहां पर केसेस बहुत कम थे और बहुत हद तक कोविड-19 के ऊपर काबू पाने में जर्मनी की हुकूमत जो है बड़ी कामयाब रही थी। लेकिन वहां पर भी इस वक्त सूरत हाल यह है कि गुज़श्ता रोज 10 लाख केसेस तक जर्मनी पहुंच चुका है, जिसमें 22,000 नए केसेस सिर्फ गुज़श्ता रोज रिकॉर्ड किए गए हैं, यानी 22,000 नए केसेस सिर्फ एक दिन के अंदर। इसी तरह से इटली में गुज़श्ता रोज जो मरने वाले अफराद हैं उनकी तादाद 840 तक पहुंच गई। जबकि स्पेन की बात कर रहे हैं तो वहां पर एक ओल्ड हाउस में, ये सिर्फ आपको मैं इसकी संगीनी का अंदाजा कराने के लिए ये चीजें बता रही हूँ, एक ओल्ड हाउस में रहने वाले 240 अफराद जो उम्र रसीदा अफराद थे उन सबको कोविड-19 से मुतासर हुए और एक ही दिन में वो सब जान बहक हो गए, वो सब अपनी जानों से चले गए। इसी तरह गुज़श्ता हफ्ते यूरोप में जो केसेस हैं उनमें यानी पूरे यूरोप में जो केसेस हैं वो अमेरिका से ज्यादा रहे। जर्मनी में आईसीयू में अक्टूबर में 360 अफराद दाखिल थे जो इस वक्त बढ़कर 3500 हो चुके हैं। और मुल्क में रेस्टोरेंट्स, जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज हैं, इस किस्म की तमाम एक्टिविटीज उन्होंने बंद कर दी हैं। ग्लोबली इस वक्त 1.4 मिलियन से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं और तकरीबन 61 मिलियन से ज्यादा जो इन्फेक्शंस हैं वो रिकॉर्ड हो चुके हैं। तुर्की में गुज़श्ता रोज 30,000 नए केसेस सामने आए हैं और पाकिस्तान में भी आप जानते हैं कि हर दिन के साथ केसेस में इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता रोज 50 से ज्यादा अमवात हुई हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, और इनमें हैरत अंगेज तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा है, जहां पर हम इससे पहले ये बात करते रहे कि बाकी तमाम सूबों के मुकाबले में वहां पर सूरत हाल काफी कंट्रोल में थी, लेकिन पेशावर के अंदर इस वक्त पूरे पाकिस्तान से ज्यादा रेशो जो है केसेस के बढ़ने का वो बढ़ चुका है। और ये क्या वहां पे होने वाले जलसे के बाद हुआ है, इस हवाले से भी आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले इम्तियाज साहब, इससे पहले कि यूरोप की हम बात करें, पेशावर की जो सूरत हाल है इसको देखकर जरा थोड़ा सा बताएं लोगों को भी, और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो अपने आप को अवाम के नुमाइंदे कहते हैं, जरा उनको भी एड्रेस कीजिए इस प्लेटफॉर्म से कि इस जलसे के बाद वहां पे किस तरह से रेशो जो है वो बढ़ रहा है। देखिए, हमें जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार बताए गए हैं गुज़श्ता 2 रोज़ से, उसके मुताबिक एक जलसे के बाद से वहाँ पे जो मुस्बत केसों की तादाद है वो कोई उसमें कम से कम 7% इजाफा हुआ है। अब ख़ुद इस्लामाबाद और पेशावर में भी जो वेंटिलेटर्स हैं और ऑक्सीजन बेड्स हैं उनकी तादाद ख़तरनाक हद तक कम हो गई है, क्योंकि ज़्यादातर अब वो मसरूफ़ हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपके घरों में बुज़ुर्ग भी होते हैं, बाज़ लोग कुछ शदीद बीमारियाँ उनको दीगर होती हैं, और कोविड जिस्म के कमज़ोर तरीन हिस्से पे सबसे पहले हमला आवर होता है, और वही लोग हैं जिनको फौरी तौर पे फिर वेंटिलेटर पे या ऑक्सीजन बेड पे ले जाना पड़ता है। सो बुनियादी तौर पे आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि जर्मनी जैसा इंतहाई तरक्की याफ्ता मुल्क, जहाँ पे कुछ अर्सा पहले सिर्फ 350 केसेस मुस्बत आ रहे थे, एक हफ्ते के अंदर अंदर वहाँ पे 3,500, मतलब 10 गुना जो आईसीयू में जो लोग पहुँचे हैं वो 10 गुना उनकी तादाद बढ़ गई है। तो पाकिस्तान का जो पब्लिक हेल्थ का निज़ाम है वो इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता है। और हमने गुज़श्ता रोज़ भी जो प्रोग्राम किया, डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ थे, उन्होंने बड़ा एक अच्छा मशवरा दिया सब लोगों को कि आप कोविड के हवाले से वैक्सीन का इंतज़ार न कीजिए बल्कि एहतियात कीजिए, इसलिए कि वो वैक्सीन पाकिस्तान को अगर मुहैया हुआ भी तो कहीं जाके अप्रैल मई में होगा। इस वक्त तो जितने भी अमीर ममालिक हैं उन्होंने तमाम जो मुतल्लिका 3-4 बड़ी कंपनीज हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और मॉडर्ना, और उन्होंने मुआहदे कर लिए। भारत ने रूस के साथ मुआहदा कर लिया है, रूस का जो अंडर ट्रायल वैक्सीन है। पाकिस्तान को चीन से कुछ मिलना है, लेकिन वो अब किस हद तक मिल पाएगा
अप्रैल या मई के महीने में, ये भी हमें मालूम नहीं, एमरजेंसी में शायद मिल जाए। लेकिन उसकी पेशबंदी का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम कोशिश करें, हुकूमत भी कह के बार बार कह चुकी है और हम भी आपको कह रहे हैं कि बड़ी गैदरिंग से हमें परहेज़ करना चाहिए, इसलिए कि खुदा न खास्ता एक, बल्कि ख़ुद हमारी गली में हुआ 4 दिन पहले, जहाँ पे एक साहब अपने मामू को मिलने गए और वापस आए कोरोना लेके, 4 दिन के बाद उनकी वफ़ात हो गई और अब तो घर के कुछ 6-7 अफराद हैं, उन सबको कोरोना है। ये मैं अब आपको F11 की बात बता रहा हूँ। तो अभी आस पास से भी आपको जो खबरें आ रही हैं उसमें होता यह है कि ज़रूरी नहीं है कि सब बहुत शदीद बीमार हों, लेकिन है कि पूरा घराना के ऊपर है, कुव्वत मुदाफ़त के ऊपर, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, बीमारियों के ऊपर भी है। ये जो आप बता रहे हैं ना अपने नेबर्स में, मैंने जो बताया था हमारे मिलने वालों में, वो भी किसी एक शख्स को हुआ और उसके बाद घर के तमाम जो 11 अफराद हैं वो सब इफेक्ट हो गए और उनमें से बाकी 9 लोग जो हैं वो रिकवर कर गए, लेकिन 2 लोग ऐसे थे जिनमें ज़ाहिर रेजिस्टेंस नहीं था, कुव्वत मुदाफ़त नहीं थी। एक ज़रा बुजुर्ग थे, एक यंग थी, एक्सपेक्ट कर रही थी, उनके बच्चे की भी डेथ हुई, उनकी अपनी भी डेथ हो गई, उनके वालिद की डेथ हुई। एक ही फैमिली से आप सोचें कि 3 जनाजे जो हैं वो उठे और सिर्फ कोविड-19 की वजह से। अच्छा इम्तियाज साहब, एक तो ये कि मुल्तान के आज में मनाजिर देखें, नहीं वो अब उससे पहले मनाजिर तो अभी हैं चूंकि जलसे हो रहे हैं, लेकिन आज बड़ी रैलियां हुई हैं। मैं इस वक्त हमारे साथ जनरल कादिर बलोच साहब भी हैं, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो सिर्फ 1 मिनट अगर हमारे साथ मजीद रहें। तो मैं आज डॉन अखबार का एक इदारिया है जो बहुत दिलचस्प इस हवाले से है कि बहुत उसमें ऑब्जेक्टिव किस्म का एक तनकीद भी की गई है तमाम सियासी जमातों पे और हल भी बताया गया है। तो जनरल साहब ज़रा सा बेयर विद अस, उसमें बुनियादी तौर पे ये कहा गया है कि पीपल्स पार्टी की कोरोना के हवाले से अप्रोच बड़ी हौसला अफजा थी इब्तिदा में, मगर आज इस पार्टी की हिकमत अमली उस शुतुरमुर्ग की मानंद है जो तूफ़ान को आता देख कर अपना सर रेत में धंसा देता है। फिर उसने मिसाल देते हुए इस बात पे अफसोस का इजहार किया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोरोना की वजह से ख़ुद को करंतना कर लिया है, मगर अपने रहनुमाओं और वर्कर्स को वो PDM के जलसों में भरपूर शिरकत की तरगीब और तलकीन दे रहे हैं। उसमें फिर जिक्र हुआ है कि बिलावल के अलावा मुराद अली शाह, कमर जमा कायरा, खुद सिंध के गवर्नर, ये सब लोग भी बारी बारी इसका शिकार हुए हैं। आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जो साहबजादे हैं वो लोगों को बड़ा मोटिवेट कर रहे थे, मोबिलाइज कर रहे थे। तो इस फिर अखबार ने अपने इदारिये में ये भी लिखा है कि PMLN भी कोरोना के ख़तरात से को बुरी तरह नज़रअंदाज करके उसकी ज़िम्मेदार है बल्कि, और एक तरफ मरियम नवाज साहिबा तो जो MD कैट के उन तलबा के हक़ में कैंपेनिंग कर रही हैं जिनको इम्तिहान देने पे मजबूर किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अपने वर्कर्स को, रहनुमाओं को कह रही हैं कि हमने PDM के जलसों में भरपूर शिरकत भी करनी है। यानी दोनों जमातों का जो एक कॉल और फेल का तजाद है उसको भी बिल्कुल वाज़े करके बताया गया है। और बिलाशुबा इसमें इस अखबार में इदारिये में उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत अच्छा होगा इस मौके पे कि हुक्मरान जमात यानी PTI वो भी अपोजिशन की तरफ ताउन का हाथ बढ़ाए ताकि कोरोना की वजह से जो गंभीर सूरत हाल बनती जा रही है उसकी पेशबंदी की जा सके। अभी अगर हम आप चाहें तो जनरल कादिर बलोच साहब के साथ बात कर सकते हैं। अब्दुल कादिर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त के लिए। ये जो आपने सारी गुफ्तगू इम्तियाज साहब की सुनी है और अखबार में भी बाकायदा, ये बड़ी अच्छी बात है कि इन चीज़ों को हाईलाइट किया जाए। किस तरह देखते हैं आप सियासी जमातों का तर्ज अमल और उन रहनुमाओं का जो खुद को लीडर्स कहते हैं और लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, खतरे में डाल रहे हैं? जी बीबी, मैं तो इसको एक और तरीके से इस मसले को मैं देखना चाहूंगा कि अपोजिशन जिस बात को बहुत ज्यादा अहमियत दे रही है और जिसको उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव बनाया है वो ये है कि इस गवर्नमेंट को गिराना, और इस गवर्नमेंट को गिराने के लिए उन्होंने जो हिकमत अमली बनाई है वो ये है कि 5 बड़े बड़े जलसे करके सूबाई लेवल के, और उसके बाद एक लॉन्ग मार्च करेंगे और लॉन्ग मार्च के नतीजे के तौर पे वो फिर हुकूमत के ऊपर वो रिक्वायर्ड प्रेशर डाली जाएगी जो कि ये डालना चाहते हैं, और हुकूमत गिर जाएगी और ये करेंगे वो करेंगे, रिजिग्नेशन तो प्लान वगैरह ये कर रहे हैं। अब मैं तो ये कहूँगा अपोजिशन से कि 3 जलसे उन्होंने 3 सूबों में किए, उन्होंने अपने ताकत का मुजाहरा किया। जो प्रेशर हुकूमत के ऊपर डाली जा सकती थी वो ऑलरेडी डल चुकी है।
इनके वो क्लेम करते हैं कि ये हमने हुकूमत को बहुत प्रेशर में लाया है और अवाम हमारे साथ है। अब इस स्टेज के ऊपर मजीद जलसे कर लेना और वो इसके ऊपर मुख्तलिफ जगहों में, ये मेरे ख्याल में ये सही बात नहीं है। अगर मैं उनकी जगह पे होता तो चाहिए ये था कि गवर्नमेंट की कॉल के ऊपर ये जो 2 जलसे मुल्तान वाली और लाहौर वाली जो करने वाले हैं, इसको पोस्टपोन कर देते और वो लॉन्ग मार्च वाली कहानी जो करना चाहते हैं जनवरी के महीने में, उस तक इंतजार करते, ऐलान करते कि हम कोऑपरेशन करते हैं, अवाम की सेहत हमें ज़्यादा अजीज है और उसको सामने रख के हम कार्रवाई करना चाहते हैं। हम किसी ऐसे एफर्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं जिसमें कि हमारी अपनी नैरेटिव जिससे पहले हम बेसिकली पीपल्स पार्टी वाले बड़ी क्लेम कर रहे थे कि जी हमने तो उसके खिलाफ बड़ी फाइट की और ये क्या वो क्या, और पूरी इमरान खान ने भी और पंजाब में और बाकी सब सूबों ने उनको फॉलो किया। अब अपने स्टांस पे वो उलट जा रहे हैं, अभी वही कह रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं है लॉकडाउन करने की और कार्रवाई करने के लिए। इसी तरह से PMLN वाले भी हुकूमत को इल्जाम दे रहे थे कि हम चाहते हैं लॉकडाउन किया जाए, हुकूमत नहीं कर रही है और इसको बढ़ा रहे हैं। अब पब्लिक जो है ना वो जब इन चीज़ों को देखेगी कौर फैल में जो इनका जो तजाद आ रहा है, तो क्या इम्प्रेशन लेंगे और क्या वो हासिल कर सकेंगे? मेरे ख्याल में इससे फीटल एफर्ट, जिस तरह इम्तियाज साहब ने कहा, मैंने भी अदारिया पढ़ा है मैदान का, ये एक ऐसा मामला है मेरे ख्याल में इसको बजाय इसके कि हम अपने अना का मसला बनाए अपोजिशन और गवर्नमेंट सारे मिलके, इस वक्त पूरी कौम को इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। गवर्नमेंट को भी उन्हीं स्टेप्स पे जाने की जरूरत है जो पहले ले चुके हैं। मसलन फ्लाइट्स उन्होंने बंद किए थे, स्कूल में उन्होंने बंद किए थे, बेशुमार और उन्होंने स्टेप्स लिए थे, अभी उनमें से कोई कार्रवाई वो नहीं कर रहे हैं। जो उनकी करने वाली कार्रवाई है उसको तो करें। जहां तक रह गया इन जलसे जुलूसों का ताल्लुक, ये इस पे पोजिशन को एक्सपोज करें आवाम के सामने कि उनको कोई परवाह नहीं है उनकी सेहत का, और मेरे ख्याल में इस तरह से अपोजिशन के ऊपर भी प्रेशर डाला जा सकता है और गवर्नमेंटल जो एक्टिविटी है उनको की जानी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सीरियस मसला है, इसको सीरियसली लेने की जरूरत है। अगर नहीं लेंगे तो कोई पता नहीं कि ये कोई भारत के स्केल पे चला जाए या अमेरिका के स्केल पे चला जाए या इटली वगैरह की कार्रवाई। ये बताइएगा जनरल साहब के बलूचिस्तान में जिस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, आप समझते हैं कि एक माइक्रोकॉस्म के तौर पे वो बाकी पाकिस्तान के लिए एक मिसाल बन सकती है अगर तमाम जमातें आपस में मिल के कोरोना के हवाले से कोई एक मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार कर ले? नहीं, बलूचिस्तान में आप कहते हैं कि तमाम पार्टियां मिल के हिकमत अमली सूबाई लेवल पे कर रहे हैं। जी देखें इम्तियाज साहब, मसला ये है कि बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट है इस वक्त, इसमें भी वो पॉपुलरिटी नहीं है, ना अपोजिशन में उसकी पॉपुलरिटी है ना अवाम में पॉपुलरिटी है। अनफॉर्चुनेटली मैं एक्सट्रीम में नहीं जाऊंगा, ये वो इन एक्सपीरियंस लोगों का एक ग्रोह है जिनको इकट्ठा किया गया और वो कार्रवाई उनकी हुई, वो उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, डिलीवर नहीं कर चुके हैं जो कि पब्लिक को अपील करे, अपोजिशन को अपील करे और उसके झंडे तरह वो इकट्ठे हो जाए और इकट्ठे होकर एक कंबाइंड स्टांस प्रेजेंट कर ले और एक रोल मॉडल बन जाए पूरे मुल्क के लिए। मैं नहीं समझता हूँ कि बलूचिस्तान लेवल पे वो जो 4-5 पार्टियां PDM का हिस्सा है वो किसी सूरत में इस गवर्नमेंट से कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि ये कार्रवाई जिस तरीके से आप सजेस्ट कर रहे हैं ये हो सकेगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर बलोच साहब आपके वक्त के लिए। इम्तियाज साहब, इसमें एक सवाल जो मैं उनसे भी करना चाहती थी, लेकिन ये है कि आपका तज्जिया अगर इसके ऊपर हो तो ज़्यादा बेहतर है, वो ये कि गवर्नमेंट के ऊपर हमेशा जिम्मेदारी जो है वो ज़्यादा आयद होती है। खुदा ना खास्ता अगर ये स्प्रेड करता है तो सबने फिर हुकूमत के ऊपर उंगलियां उठानी है कि देखो जी ये तो इतना ज़्यादा फैल गया, हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकी। तो एक तो ये कि रोकने की कोशिश की जाए इनको, चाहे जोर जबरदस्ती से ही क्यों ना किया जाए, क्योंकि फवाद चौधरी साहब से उस दिन हमारी बात हुई तो ये कहते कि हम जोर जबरदस्ती के कायल नहीं हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये भी काम हुकूमत का है कि ऑपोजिशन को दावत दे, तो इसमें कोई मुजायका नहीं है कि अगर बड़ेपन का मुजाहरा करके वज़ीर आज़म साहब बुला लें ऑपोजिशन लीडर्स को, बिलावल भुट्टो को भी बुला लें, दीगर को भी बुला लें, तो आपका मशवरा मेरा ख्याल पहुंचाते हैं वज़ीर आज़म साहब को कि आप अभी उनको कुछ मुज़ाकरात की या कम से कम कोरोना के हवाले से एक मुश्तरका हिकमत अमली के लिए दावत दे दे। उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, जैसे कि जनरल साहब ने भी कहा कि सब ने अपनी अपनी अना का मसला बनाया हुआ है, तो बिलाशुबा ये चूँकि कौमी एक इमरजेंसी है तो इसमें किसी को भी अपनी ज़ाती अना आड़े नहीं आनी चाहिए एक मुश्तरका हिकमत अमली की राह में। ठीक है, और यूरोप के हवाले से आप कुछ करना चाहेंगे बात? नहीं, देखिए आपने मेरे ख्याल इब्तिदा में काफ़ी तफसील से बता दिया कि वहाँ पे हालात काफ़ी बुरे हैं। मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो ठंडक में इजाफा हो उसी तरह
کووڈ کے کیسز میں بھی اضافہ ہوا، کیونکہ سردی میں یہ وائرس زیادہ دیر تک زندہ رہتا ہے اور اسی وجہ سے خطرہ بھی ہوتا ہے۔ یہی حال ہمارے بھی جو شمالی علاقے ہیں، ہم بھی چونکہ شمالی پاکستان میں موجود ہیں، یہاں بھی سردی میں آج کل کافی اضافہ ہوا ہے، لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جتنی بھی احتیاط کریں اتنی ہی کم ہے، اور اسی میں ہم سب کا بھلا خواہ۔ آپ یہ سمجھیں کہ آپ خود کو نہیں بچا رہے بلکہ آپ دوسرے لوگوں کو بچا رہے ہیں، اور اسی لیے آپ کو ماسک پہننا جو ہے بڑا ضروری ہے۔ بالکل صحیح، یہ بار بار ہم جو آپ کو بتاتے ہیں اس پلیٹ فارم سے اپنے پروگرام کے ذریعے، اور میں سمجھتی ہوں کہ میڈیا کا اس وقت سب سے بڑا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو اپڈیٹ کریں، لوگوں کو اویئر کریں، اور میرا خیال میں یہ اب ہر انڈیویجول کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے طور پر نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے، آپ کے گھر میں بزرگ ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں جن میں شاید اتنی قوت مدافعت نہیں ہوتی ہے، ایسے لوگ ہوں گے جن کو مختلف قسم کے امراض لاحق ہیں، اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ احتیاط جو ہے وہ کی جائے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فوری خبر ہو، رائے یا تجزیے، ڈیجیٹل دنیا میں آپ کے ساتھ ساتھ پی ٹی وی نیوز کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑھتی مقبولیت، ٹاک شوز، خصوصی رپورٹس اور آگہی کے پیغامات کی فوری رسانی کے لیے پیش پی ٹی وی نیوز فیس بک اکاؤنٹ پر 30 لاکھ فالوورز مکمل۔ ہم پر اعتماد کرنے اور جڑے رہنے پر آپ کا شکریہ۔ پی ٹی وی نیوز، درست ہر وقت بر وقت۔ ویلکم بیک ناظرین، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پاکستان کے لیے $300 ملین کا قرض فراہم کرنے کی منظوری دے دی ہے، جس سے بڑی امید کا اظہار یہ کیا جا رہا ہے کہ اس سے پاکستان میں معاشی استحکام آئے گا، اس کو فروغ ملے گا اور جو تجارتی مسابقت ہے اس کو بڑھایا جا سکے گا۔ اس سے در حقیقت پاکستان میں جو اکنامک ریفارمز ہیں اور جو ٹیکس ریشنلائزیشن ہے اس میں بہتری میں کتنی مدد ملے گی، آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے، اور ہم نے اس سلسلے میں مدعو کیا ہے جوائنٹ ڈائریکٹر ایس ٹی پی آئی اور ماہر معاشیات ہیں ڈاکٹر وقار احمد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امتیاز صاحب، پہلے آپ ان سے آغاز کیجئے۔ جی، بڑا بنیادی سوال ہے ڈاکٹر وقار، شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے، کہ جو تازہ ترین قرضہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے آیا ہے، اس کا پاکستان جیسے ملک میں فائدہ بھی ہو پاتا ہے کہ نہیں؟ بہت شکریہ آج آپ نے انوائٹ کیا پروگرام میں۔ میرا خیال ہے آپ نے بہت ہی اہم ٹاپک کو آج جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے ڈسکشن کے لیے، اور یہ جو $300 ملین کا جو قرضہ ہے جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اپروو کیا ہے پاکستان کے لیے، بیسیکلی یہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی، ٹریڈ کمپیٹیٹیونیس اور ایکسپورٹ ڈائیورسفیکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے ہے، جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی بتایا۔ اب یوزلی ان قرضوں کی بڑی اسٹرانگ اکنامک جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے کہ یہ کون سے ایسے کام ہیں، میکرو اسٹیبلٹی یا ایکسپورٹ ڈائیورسفیکیشن، جو کہ آپ خود سے نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے آپ کو ایک ڈونر کے پاس جانا پڑتا ہے اور پھر آپ قرضہ لے کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آف کورس گارنٹی پھر بھی نہیں ہوتی کہ آپ یہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے ڈیو ٹو گورننس چیلنجز۔ اب یہ جو قرضہ لیا گیا ہے، اب ایسا نہیں ہے کہ اسی مد میں یا اسی پرپس کے لیے ماضی میں قرضے نہیں لیے گئے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کے قرضے لینے سے پہلے ہمیں ایک ان ڈیپتھ ایویلیویشن کرنی چاہیے کہ جو ماضی میں میکرو اکنامک اسٹیبلٹی اچیو کرنے کے لیے قرضے لیے گئے، ٹریڈ سیکٹر کی کمپیریٹیونیس کے لیے قرضے لیے گئے، ان کی ایویلیویشن جو ہے، ان کی لیسنز لرنڈ جو ہے وہ کیا تھے، وہ اپنے آبجیکٹیوز کیوں نہیں میٹ کر سکے، اور اگر وہ اپنے آبجیکٹیوز اس قسم کی گورننس اور ایڈمنسٹریشن جو اس وقت لیٹس سے اویلیبل ہے، اگر ان سرکمسٹانسز میں وہ اپنے آبجیکٹیوز نہیں میٹ کر سکے، تو ایسا کیا ہے کہ یہ والا قرضہ جو ہے وہ آبجیکٹیوز کو میٹ کر جائے گا۔ یہ بڑے بنیادی سوالات ہیں
जिनका जवाब देना जो है वो पहले ज़रूरी है बिफोर टेकिंग ऑन मोर लोन्स। अच्छा डॉक्टर साहब, महसूलाती निज़ाम या गवर्नेंस या रूल ऑफ लॉ के लिए माजी में भी ये इदारे जो हैं, उन्हें वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये कर्जे देते रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से अक्सर जो इंडिकेटर्स हैं उसमें माजी में भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, तो इसकी क्या वजह है आपके ख्याल में? आपने बिल्कुल सही तरफ जो है वो इशारा किया कि माजी में भी कर्जे जो लिए गए, जिस तरह आपने रूल ऑफ लॉ प्रोग्राम की बात की, काफ़ी सालों के लिए पाकिस्तान जो है वो एक्सेस करता रहा लोन्स रूल ऑफ लॉ की मद में, और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ही उसमें भी हेल्प की थी। और वहाँ पे आपका सवाल बिल्कुल सही है कि ऑब्जेक्टिव्स क्यों नहीं अचीव हो सके। तो जैसा कि मैंने कहा कि नंबर एक तो ये कि आपको एक इन डेप्थ इवैल्यूएशन करनी चाहिए कि लेसन्स लर्नड क्या हैं और क्यों हम लोग अपनी ऑब्जेक्टिव्स को मीट नहीं कर पाते। लेकिन एक चीज जो बड़ी अहम है लेसन्स में, वो है जो आपका सिविल सर्विस रिफॉर्म्स का ना होना। सो रूल ऑफ लॉ प्रोग्राम को अगर आप देखें तो उसमें एक अहम कंपोनेंट जो था वो कैपेसिटी बिल्डिंग का था। और ऐसा नहीं है कि आपके ऑफिशियल्स की उस प्रोग्राम में कैपेसिटी बिल्ड नहीं हुई, कैपेसिटी बिल्कुल बिल्ड होती है इन डोनर फंडेड प्रोग्राम्स में। आई एम श्योर कि ट्रेनिंग्स, ओरिएंटेशंस, वर्कशॉप्स वो करवाते हैं और उनकी वैल्यू भी होती है। लेकिन इस वक्त जो सिविल सर्विस का हमारा स्ट्रक्चर है, उसमें जब आप ट्रेनिंग करके, जब आप एक सब्जेक्ट में ट्रेन होकर आते हैं, तो कोई गारंटी नहीं होती कि आप उसी सब्जेक्ट पे काम भी करते रहेंगे। जो ट्रांसफर एंड पोस्टिंग का सिस्टम है वो कुछ ऐसा है कि हो सकता है कि आपने ट्रेनिंग जो है वो एक एरिया में ली हो, लेकिन 2 माह के बाद आप काम जो है किसी और एरिया में कर रहे हो। और बहुत ही फ्रीक्वेंट टर्नओवर है सिविल सर्विस का। और जैसे जैसे आपकी सीनियरिटी सिविल सर्विस में ज्यादा होती जाती है, तो एक इवैल्यूएशन ये भी है कि आप, एक लेसन लर्न ये भी है कि आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग का रेट भी जो है, जो स्पीड है, वो बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से जो आपने काम सीखा होता है, नंबर एक वो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, और नंबर 2 आपके पास इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बड़ी वीक होती है टू ब्रिंग चेंज इन एनी डिपार्टमेंट। लेकिन वकार साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान पे गैर मुल्की सरमायाकार एतमाद नहीं कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि उसकी वजह है कि उस पर यहाँ हमारा महसूलाती निज़ाम मुस्तकिल नहीं है, लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म नहीं है? क्योंकि जो भी बैरूनी सरमायाकार आता है उसकी ख्वाहिश होती है कि कम से कम उनके पास एक 10 साला टैक्स प्रोग्राम हो, ताकि उनकी अपनी कैलकुलेशंस डिस्टर्ब ना हो आइंदा 5 से 10 साल में। लेकिन यहाँ पे वो पॉलिसी तब्दील होती रहती है, जिसकी वजह से फिर वो डर के मारे यहाँ नहीं आते। ये किस हद तक दुरुस्त है? जो कुछ सिलेक्ट जो हमारे डोनर फंडेड या लोन बेस्ड प्रोग्राम्स थे, उनको स्टडी करने की कोशिश की है। एक तो जो इशू आ रहा है वो मोबिलाइजेशन का है कि कितनी जल्दी आप इन लोन्स को अपने प्रोग्राम, पॉलिसीज और प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। और उसमें जो मेन डिले होता है वो इंटर एजेंसी और फेडरल प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन का है। और कोऑर्डिनेशन के जो मैकेनिज्म्स हैं वो चूंकि आप बेहतर समझते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद काफ़ी रेडिकली चेंज हुए हैं। सो कुछ सब्जेक्ट्स में, कुछ एरियाज में, तालीम, सेहत, दूसरे सोशल सेक्टर के एरियाज में अभी भी वो कोऑर्डिनेशन के मैकेनिज्म्स जो हैं वो फुली डेवलप नहीं हैं, चाहे वो इंटर मिनिस्टीरियल हो, इंटर डिपार्टमेंट हो या फेडरल प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन हो। दूसरा जो हम लेसन देखते हैं कि जब गवर्नमेंट के पास ये लोन ट्रांसफर हो जाता है, गवर्नमेंट की किटी में आ जाता है, तो अनटाइमली डिसबर्समेंट्स, यानी डिसबर्समेंट्स जो हैं वो टाइम पे नहीं होती, और उसकी वजह से टाइम एंड कॉस्ट ओवररन्स का सामना रहता है पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स को। और बाय द टाइम वो प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के मिड वे में होता है, तो उसकी कॉस्ट जो है वो एस्केलेट हो जाती है, आपको मजीद कर्जे की जरूरत पड़ जाती है उसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तीसरा जो चैलेंज हमने देखा है वो प्रोक्योरमेंट डिफिकल्टीज का है
کہ آپ کے ابھی بھی جو پبلک سیکٹر کا نظام ہے اس میں چاہے چھوٹی پروکیورمنٹ کرنی ہو، چاہے بڑی پروکیورمنٹ کرنی ہو، چاہے ہیومن ریسورس کی پروکیورمنٹ کرنی ہو یا اشیاء کی پروکیورمنٹ ہو، بہت سارے چیلنجز ہیں اور بہت ساری لیئرز ہیں، بہت ساری گورنمنٹ باڈیز ہیں جن کے چیکس ہیں اور وہ اوور لیپنگ رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں جو پروکیورمنٹ چیکس ہیں، جس کی وجہ سے پروکیورمنٹ ڈیلیز کا سامنا بھی ہوتا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ایف پی آر کی بات کریں تو بڑے عرصے تک وہ بدنام رہا ہے اپنی بدعنوانی کہہ لیجئے یا منہ زوری کے لیے، اور یہاں کی جو افسر شاہی ہے وہ اکثر جو موجودہ ٹیکس دہندگان ہیں ان کو سکویز کرتی ہے بجائے اس کے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ٹیکس نیٹ ہے اس میں لایا جائے. سو اس طرح کے سرکاری مائنڈ سیٹ کی موجودگی میں آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی آمدنی میں اور ٹیکس بیس میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ ایف بی آر جو ہے وفاق کی سطح پہ اور آپ کی صوبائی ریونیو اتھارٹیز جو ہیں اب صوبوں کی سطح پہ ایک بڑا اہم ان کا رول ہے، خاص طور پہ جیسے جیسے اب یہ جو ٹائم لائن ہے کووڈ کی یہ انکریز ہو رہی ہے اور میڈیکل سلوشنز میں ڈیلے ہے. ان ریونیو اتھارٹیز کو گورنمنٹ کے لیے ریونیو زیادہ ایفیشینٹلی ریز کرنا پڑے گا تاکہ وہ سوشل پروٹیکشن اور دوسری مد میں لگ سکے. لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس وقت جو مین ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکس پالیسی ڈیلیور نہیں کر پا رہی وہ آبجیکٹیوز جو اس کو کرنے چاہیے. اور دو تین جو بڑی وجوہات ہیں ہمارے انالیسس کے مطابق، اور ہم نے کافی سارے تھنک ٹینکس کے ساتھ مل کے اس کے اوپر کام کیا ہے. اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کی ٹیکس پالیسی جو ہے اس میں بہت فریکوینٹ چینجز آتی ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ انویسٹرز کو جو لانگ ٹرم سرٹنٹی چاہیے ہوتی ہے، لانگ ٹرم ٹیکس پالیسی چاہیے ہوتی ہے اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرنے کے لیے، وہ ہم نہیں پریزنٹ کرتے. صرف 2018-19 کا اگر آپ فسکل ایئر دیکھیں تو 3 ڈفرنٹ بجٹ جو تھے وہ دیے گئے، اور 3 مہینے کے بعد جو ہے وہ فائنانس بل جو تھا، ضمنی فائنانس بل جو تھا وہ دیا گیا، اور وہ آپ کا ایک قسم کا ٹیکس کوڈ چینج ہو جاتا ہے پورا. اور اسی ریزن کی وجہ سے آپ کے ملک میں جو گڈ کوالٹی انویسٹمنٹ کہلاتی ہے وہ نہیں آتی. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ٹیکس پالیسی جو ہے وہ آپ کی پیئر اکانومیز، ریجنل اکانومیز، ایشیا پیسیفک کی دوسری جو اکانومیز ہیں اس کے ان لائن ہونی چاہیے اگر آپ نے کمپیٹ کرنا ہے ٹو ریسیو فارن انویسٹمنٹ. تیسری جو ڈیفیکلٹی ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اس وقت صوبائی جو ٹیکسز کا نظام ہے وہ بہت فریگمنٹڈ ہے، اور ہمیں اس وقت ٹیکس ہارمونائزیشن کی ضرورت ہے. آپ کے چاہے چھوٹا انویسٹر ہو چاہے بڑا انویسٹر ہو، وہ کمپلین کرتے ہیں کہ جی آپ کے تمام فیڈریٹنگ یونٹس میں ٹیکس سٹرکچر میں کافی ڈفرینسز ہیں. آپ کے اس وقت جو ہے ایک اسمال انویسٹر اگر ہے، اس نے اگر چھوٹے بزنس مین نے 2 صوبوں میں یا 3 صوبوں میں اپنے آپریشنز کو چلانا ہے تو اس کو ملٹیپل ٹیکس اتھارٹیز کے ساتھ جو ہے وہ رجسٹریشن کروانی پڑتی ہے، ملٹیپل ٹیکس اتھارٹیز کے ساتھ منتھلی فائلنگ، کوارٹرلی فائلنگ یا جو بھی پیریوڈک اسیسمنٹ ہو وہ سبمٹ کرانی پڑتی ہے. اس کو آپ کو 1 ونڈو میں کنورٹ کرنا پڑے گا. اچھا یہ بتائیے کہ 1 ونڈو میں تو کنورٹ کرنا پڑے گا، بہت عرصے سے ہم سنتے رہے ہیں، لیکن اس 1 ونڈو کے اندر پھر کتنے ونڈوز ہوں گے؟ اس کا آخر حل کیا ہے؟ اب اگر ہم اس میں تھوڑے مزید سلوشنز کی بات کریں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 2-3 وجوہات جن کی وجہ سے آپ کی ٹیکس پالیسی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پاتی. ایک تو اس میں ایف بی آر کی لیڈرشپ میں بہت ہی فریکوینٹ چینجز کا ہونا. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کی ٹیکس ایڈمنسٹریشن ہے، جو سول سروس ہے، جو آپ کے ان لینڈ ریونیو یا کسٹم سے ڈیل کرتی ہے،
وہاں پہ آپ کو بہت ہی سسٹینڈ سول سروس ریفارمز کی ضرورت ہے، اور یہ دونوں وفاق کی سطح پہ بھی اور صوبائی ریونیو اتھارٹیز کی سول سروس جو ہے وہاں پہ بھی بہت زیادہ جو ہے آپ کو ریفارم کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو ٹیکس کا نظام ٹھیک کرنے کے لیے بہت ڈونر فنڈنگ بھی ملی ہے، اور اس کی بھی جو ہے وہ ایک بہت زیادہ اس وقت ارجنٹلی ضرورت ہے کہ ان ڈیپتھ اسٹڈی کی جائے کہ وہ ڈونر فنڈنگ کیوں نہیں ڈیلیور کر رہی۔ تو یہ ہمیں ایک ارجنٹ جو ہے وہ ضرورت ہے کہ ہم ایک ریفلیکٹیو تھنکنگ جو ہے وہ کریں۔ اور آخری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو پولیٹیکل لیڈرشپ سنسیئر ہے اور وہ واقعی ٹیکسز کے نظام کو امپروو کرنا چاہتی ہے، تو ان کو کسی طریقے سے ایک ٹرسٹ جو ہے دو لیولز پہ ڈیولپ کرنا پڑے گا۔ ایک تو ٹیکس پیئر کے ساتھ، تاکہ ٹیکس پیئر کو پتا ہو کہ الیکٹڈ ریپرزینٹیوز جو ہیں وہ بہت ہی سنسیئر ہیں اس نظام کو امپروو کرنے میں، اور وہ کوآپریٹ کریں، جینوئن ٹیکس پیئرز کوآپریٹ کریں گے۔ اور دوسرا، پولیٹیکل لیڈرشپ کو اپنی ریلیشن شپ جو سول سروس ہے ٹیکس ایڈمنسٹریشن میں، اس کے ساتھ بھی امپروو کرنی پڑے گی۔ ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر وقار احمد صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ ایف بی آر ریفارمز پلس سول سروس ریفارمز اور پھر جو ریلیشن شپ ہے ٹیکس پیئرز کے ساتھ آپ کی الیکٹڈ گورنمنٹ کی، یہ ساری چیزیں تو ہم بڑے عرصے سے سن رہے ہیں امتیاز صاحب، یہ ہوگا کب اور کیوں نہیں ہو پاتا؟ بس ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ سنتے ہیں کہ کچھ ریفارم کا سلسلہ جاری ہے، تو امید یہ کی جانی چاہیے کہ جو پیچیدہ ایک جو گورکھ دھندا ہے قوانین کا، اپروولز کا، جو ملٹی لیئرڈ اپروول پروسیس ہے، اس میں کچھ آسانی پیدا ہو، آسانی کی وجہ سے پھر ٹیکس دہندگان کی تعداد میں اضافہ ہو، ایف بی آر پہ ان کا اعتماد بڑھے، اس طرح غیر ملکی سرمایہ کار جو ہے اس کو بھی ایک روشنی نظر آئے اینڈ آف دا ٹنل کہ اگر ہم یہاں اپنا پیسہ لگا لیں تو اس میں 5 سال کم از کم ٹیکس پالیسی تبدیل نہیں ہوگی، کیونکہ جیسے انہوں نے بتایا کہ صرف ایک مرتبہ ایک سال میں 3 مرتبہ ٹیکس پالیسی تبدیل کی گئی، تو ایسی حالت میں کون پیسے یہاں پہ اپنے ڈبوئے گا؟ میں تو لگانا نہیں کہتا، ڈبوئے گا۔ اسی وجہ سے یہاں سے رفتہ رفتہ بہت ساری آئی ٹی کمپنیز چلی گئی ہیں، یورپی کمپنیز آتی ہیں، جب وہ ایف بی آر کے تقاضے اور ڈیمانڈ جب دیکھتے ہیں وہ پھر رفتہ رفتہ واپس چلے جاتے ہیں۔ بڑے افسوسناک صورتحال ہے۔ امید یہ کرنی چاہیے کہ موجودہ حکومت کے جو کرتا دھرتا ہیں انہیں معلوم ہے ان تمام مسائل کا، اور وہ اس کا کچھ علاج تلاش کریں، اس کے حل کی طرف جائیں، اس کے اوپر سنجیدہ جو ہے وہ توجہ دی جائے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اسی روشنی کے پیچھے چلنا ہے تمہیں، وہی روشنی تمہیں اور تمہاری نسلوں کو نئی امید اور اسلامی سلطنت کے قیام میں مدد دے گی۔ انتقام لینا ہے اپنے خون کا۔ ارطغرل اگر زندہ رہا تو ہمارے لیے موت کا فرشتہ ثابت ہوگا بھائی۔ ہم دونوں کو ہی ارطغرل چاہیے، میں اس کا سر لا کر دوں گا تمہیں۔ آج تمہارے خاندان کا کوئی فرد زندہ نہیں بچ سکے گا۔ عبد الرحمن، تیر کی طرح جانا ہے تمہیں۔ یہ مت بھولو کہ میں حاکم اعلیٰ ہوں۔ امیر سعادتین کا وقار پوری طرح مجروح ہوا ہے بھائی، سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ تم لوگوں سے سب کا حساب ضرور لیں گے وہ۔ تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں میں ارطغرل کو، مشتقین کو حوالے کرو میرے۔ کرونا نے دوسری دفعہ ہم پہ حملہ کیا، مگر ہم بھی تیار ہیں، ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ لیکن مقابلہ کریں گے کیسے؟ پہلے سے بھی زیادہ احتیاط کر کے۔ تو آئیے ایک دوسرے سے مل کر وعدہ کرتے ہیں کہ فیس ماسک زیادہ سے زیادہ استعمال کریں گے اور اپنے ہاتھوں کو بار بار سینیٹائز کریں گے۔ ایک دوسرے سے 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں گے، زیادہ رش والی جگہوں پر جانے سے اجتناب کریں گے۔ آئیے ہم سب مل کر کرونا کو شکست دیں۔ اب احتیاط اور بھی زیادہ، اب احتیاط اور بھی زیادہ، اب احتیاط اور بھی زیادہ، اب احتیاط اور بھی زیادہ۔
वेलकम बैक। नाज़रीन, चाहे गुज़श्ता हुकूमतें हों, मौजूदा हुकूमत हो या हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो हों, हमेशा ये दावे सुने जाते हैं, किए जाते हैं कि वो सब अवाम के लिए बड़े सिंसियर हैं और अवामी मसाइल के ऊपर बात करना चाहते हैं। इस वक्त भी अपोजिशन जमातें बज़ाहिर यही कह रही हैं और इकट्ठी हो रही हैं कि हम अवाम के लिए बाहर निकल रहे हैं, लेकिन हुकूमतें हों, अपोजिशन लीडर्स हों, ये कितने सिंसियर हैं और जो हुकूमती पॉलिसीज़ होती हैं जो गुज़श्ता हुकूमतों में भी बनती रहीं और इस मरतबा भी, उसमें अवाम के मसाइल को किस हद तक एड्रेस किया जाता है, आज इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और इम्तियाज़ साहब, अफसोस होता है इस हकीकत को अगर हम देखें तो हकायक कुछ इसके बरक्स हैं। जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी पॉलिसीज़ बनती हैं, उसमें अवाम का जो मुफाद है वो तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल आखिरी प्रायोरिटी है या आखिरी तरजीह। जी बिल्कुल, वो लगता है तरजीहात में शामिल नहीं। मैं अपनी बात नहीं करूँगा। एक अखबार में, कौमी अखबार में एक ख़त छपा एडिटर के नाम, अच्छा, लाहौर से कोई डॉक्टर खावर ज़िया साहब हैं। उन्होंने एक मुख्तसर से 2-3 पैराग्राफ्स में पाकिस्तान के आम आदमी की जो सूरत हाल है और सरकारी इदारों की एफिशिएंसी, उनके बारे में कमेंट किया है। अच्छा। तो मैं नाजरीन के लिए इसको कुछ चीदा बातें पढ़ देता हूँ, तो उसी से फिर हमारा अगला जो एक इंटरव्यू वो भी जुड़ा हुआ है। सही। तो डॉक्टर खावर ज़िया कहते हैं कि गुज़श्ता 1 साल के दौरान मैं मुख्तलिफ सरकारी इदारों के साथ राब्ते में रहा हूँ। उनमें PTCL शामिल है, सुई नॉर्दर्न गैस शामिल है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, लेस्को, पुलिस, ये तमाम इदारों को नाम के इनके साथ मैं राब्ते में रहा। इन तमाम इदारों में नालायकी और करप्शन का दौरा है। मजमूई तौर पे स्टाफ काम में दिलचस्पी ही नहीं रखता, ना ही आवाम के मसाइल के हल में। महज अपने अफसरान ने बाला को ये खुश करने में मसरूफ़ रहते हैं या फिर अपने दोस्त अहबाब की खिदमत में। रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता। ना चाहते हुए भी आवाम को अपने काम करवाने के लिए, अपना वक्त बचाने के लिए रिश्वत का सहारा लेना पड़ता है, और यही वजह है कि आम आदमी के मसाइल हल नहीं होते रिश्वत के बगैर। अभी आपने सुन ली ये बात? बिल्कुल सुन ली, और आप ही की बात से मुझे याद आया कि अभी गुज़श्ता दिनों मेरी गुफ्तगू हो रही थी, हमारे एक मिलने वाले हैं कनाडा में, और वो ये कह रहे थे कि यहाँ पाकिस्तान में एक दफ़ा उनका आना हुआ, ज़ाहिर है पाकिस्तानी है, वहाँ पे सेटल्ड है, तो नादरा के ऑफिस या किसी इस तरह के सरकारी इदारे में जाना हुआ और उनके कितने घंटे ज़ाया हुए, उनका काम नहीं हुआ। और वो ये कहने लगे कि अगर कनाडा में या किसी और मुल्क में, तरक्की याफ्ता मुल्क में, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, यानी सरकारी इदारों में आप जाएं और आपका काम ना हो और मिनटों के अंदर काम ना हो, ये हो नहीं सकता। इसके बरक्स पाकिस्तान में ऐसा क्यों है, इसी पर हम बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है साबिक जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस नासिर असलम जाहिद साहब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए जज साहब। हम जो बैरूनी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जब उनको देखते हैं तो उसके बरक्स पाकिस्तान के अंदर सरकारी मशीनरी और इदारे जो हैं वो आम शहरी के मसाइल को तरजीह क्यों नहीं देते आखिर? कि हमारे यहाँ सारे जितने, जैसे हम कहते हैं ना कि ये ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ हमेशा प्रॉब्लम ये होती है कि जब तक के ऊपर जो बॉस है या ऊपर जो बैठा हुआ है वो ठीक है तो सब ठीक काम करते हैं। अब अगर मैं क्योंकि मैं लंदन में पढ़ा हूँ, वहाँ हम जाते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम कोई दरख्वास्त दें उसका जवाब आ जाता है। यहाँ पे ये है कि अगर कोई काम कराना हो तो जी रूटीन में वो काम होता नहीं है, बल्कि, और यहाँ इंडिया में भी यही हाल है। मुझे नहीं मालूम, बांग्लादेश मेरा जाना नहीं होता, लेकिन इंडिया में भी वही हाल है जो पाकिस्तान में हाल है, और हो सकता है कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी यही हो, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये नहीं होता। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अगर कोई सवाल पूछा जाए, कोई दरख्वास्त दी जाए तो उसका जवाब आता है। यहाँ तो कोई जवाब ही नहीं देता, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हम सीखें, कुछ करें, आवाम के लिए कुछ करें। हम एक तो इस्लामिक डेमोक्रेसी हमारी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, फिर रिपब्लिक है, पार्लियामेंट है, कोर्ट्स ओपन हैं, फिर क्या वजह है कि हमारे यहाँ ये गुर्बत है, हमारे यहाँ लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, हेल्थ की पोजीशन ख़राब है, एजुकेशन की पोजीशन ख़राब है। ये सोचना चाहिए। इसके ऊपर मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इस सिलसिले में मुझसे बात कर रहे हैं, औरों से बात कर रहे हैं। इस पे सेमिनार्स होने चाहिए, लोगों को इसके ऊपर अपने ख्यालात का इजहार करना चाहिए, पूछना चाहिए। एक आम आदमी से पूछा जाता है कि तुम्हारी क्या तकलीफ़ है। अब देखें, एक सर्कुलर रेलवे इंग्लैंड में है,
सर्कल लाइन है, पता नहीं इंग्लैंड में तो आप गए भी होंगे, वहाँ पे कितनी रेलवे लाइन्स हैं और कोई तफरीक नहीं है। कोई काला आदमी हो, पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, आराम से बैठता है, हर जगह चला जाता है। यहाँ हमारी सर्कुलर रेलवे पता नहीं कब होगी, सुना है कि उसका इफ्तिताह होने वाला है, कराची से पिपरी तक जाएगी और 50 रुपये उसका टिकट होगा। तो मुझे बताया 50 रुपये और टिकट। सर्कुलर रेलवे बनानी है तो आप इंग्लैंड जैसी सर्कुलर रेलवे बनाए। आम आदमी को तो आसानी होनी चाहिए, यहाँ पे आम आदमी को आसानी नहीं होती, ये सबसे बड़ा जुल्म है। तो ये बताइए जस्टिस साहब कि ये जुल्म क्यों होता है? क्या इसकी बुनियादी वजह ये है कि ये पाकिस्तान या इसके अतराफ़ में जितने दूसरे ममालिक हैं वो उन पे चूँकि अंग्रेज़ हुक्मरान रहा यहाँ पे, तो क्या वो जो एक माइंड सेट छोड़ गया वो वजह है इसकी? यही लगता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता। देखिए मैं बांग्लादेश नहीं गया हूँ, लेकिन सुना है कि बांग्लादेश के हालात बेहतर हैं हमसे। मैं नहीं कह सकता, मेरा जाना नहीं हुआ है बांग्लादेश, लेकिन सुना है कि वहाँ के हालात बेहतर हैं। वो हो सकता है कि बेहतर हो, लेकिन मैं इंडिया गया हूँ। मैं इंडिया में मैंने देखा है कि जो इंडिया में जो हालात यहाँ पाकिस्तान में वो इंडिया में है, कोई वहाँ पे खुशहाल। और इंडिया वाले समझते हैं कि हमने बहुत तरक्की की है। यानी वहाँ पे हालात ये है, मैं हमेशा ये जिक्र करता हूँ। एक दफ़ा मुझे वहाँ जाना था श्रीलंका किसी कॉन्फ्रेंस में, तो मैंने यहाँ से लिए PIA से मैं बॉम्बे गया। बॉम्बे से फिर मैंने एक इंडियन एयरलाइन पकड़ी और मैं वहाँ से हैदराबाद होता हुआ वहाँ आगे श्रीलंका की साइड पे चला गया। अब जब मैं बॉम्बे में था तो वहाँ पे पता चला कि वो जब PIA का टिकट देखते थे कि PIA का है तो कोई घास ही नहीं डालता था। तो एक वहाँ पे उनका आदमी था, वो देख रहा था ये जो वहाँ चपरासी किस्म के होते हैं। उसने कहा साहब क्या बात है, उर्दू तो वहाँ चलती है। मैंने कहा ये बात है। उसने जनाब कहा कि लाइए, उसने टिकट दिया, 5 मिनट में उसने सब कुछ करा दिया। और बाद में मैंने उसे 50 रुपये दिए तो उसने 10 सलाम किए। ये मैं 2000 का वाक़या सुना रहा हूँ। यानी उस वक्त मुझे ख्याल हुआ कि हमारे यहाँ जो है वो ज़रा हाथ खुला रखते हैं, इंडिया वाले पैसे खर्च नहीं करते। तो इंडिया और पाकिस्तान में ये फ़र्क है कि हम जो है दिखावट बहुत है। हमारे पास पैसा होता हम उसे दिखाएंगे, हम आराम से रहते हैं, खर्च करते हैं। इंडिया में अब पता नहीं, हो सकता है मुख्तलिफ हालात हो, लेकिन वहाँ पे लोग जो हैं वो पैसा खर्च नहीं करते, छुपा के रखते हैं। जब मैं दिल्ली गया तो हमारी रिश्तेदार खातून होती थी, मैंने उनसे ज़िक्र किया तो उन बेचारियों ने अपने गाड़ी निकलवाई। गाड़ी थी पुरानी, कोई जैसे आल्टो टाइप की, उसको स्टार्ट करवाया, सर्विस कराई। बाद में फिर मुझे पता चला, मैंने कहा आपने क्यों तकलीफ़ की? मुझे कहा भाई तुम पाकिस्तान से आ रहे हो, हमने सोचा कि गाड़ी, वहाँ कोई गाड़ी में सफ़र नहीं करता, सब रिक्शा में बैठते हैं। साइकिल रिक्शा भी चल रही है, ये टैक्सियाँ चल रही हैं। गाड़ी में तो कोई जो अमीर लोग हैं वही सफ़र करते हैं। ये मैंने एक फ़र्क देखा है पाकिस्तान और इंडिया में। सही। अच्छा जैसे साहब आपने बांग्लादेश की, भारत की बात की या पाकिस्तान हो, यहाँ जाहिर है कि पुलिस का जो निज़ाम है वो भी अंग्रेज़ का छोड़ा हुआ निज़ाम अभी तक चल रहा है। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो कम से कम यहाँ पे लोगों का जो एतमाद है पुलिस के ऊपर वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। सो इस बदएतमादी की वजह क्या है, इसको बहाल कैसे किया जा सकता है? पुलिस पे एतमाद इसलिए नहीं करते कि पुलिस यहाँ, मैं इंडिया का तो मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में ये ख्याल होता है कि पाकिस्तान में कि जो पुलिस वाला है उसको अगर आप 50 रुपये 100 रुपये दे देंगे तो मामला हो जाएगा। अगर आप समझिए ट्रैफिक चालान हुआ तो जनाब आपने, यानी इम्प्रेशन यही है कि भाई आपने 100 रुपये उसके हाथ में पकड़ा, से कहा जाओ। ये थोड़ी सी सख्ती होनी चाहिए, और सख्ती दोनों तरह हो सकती है। यानी अखबारों में भी लोग बात करें, उसके बाद सेमिनार्स हो, उसमें उसका जिक्र हो, फिर सख्ती भी होनी चाहिए। एक मैंने चीज़ देखी है, हाईवे पे जो पुलिस है, यानी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। हाईवे पे अब कुछ काफ़ी अरसा हो गया मुझे गए हुए, वहाँ पे बड़ी एफिशिएंट पुलिस थी, हाईवे पे पुलिस थी, और बड़ी जो स्पीड थी उसकी, वहाँ पे कैमरेज लगे हुए थे। ज़रा सी कहीं गलती हो जाए फ़ौरन वो आपको अगली स्टॉप पे रोक लेते थे, और किसी किस्म की, अब पता नहीं क्या हालात है, लेकिन मुझे ख़ास फ़र्क नज़र न रहा है। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या वजह है कि कराची में पुलिस इनएफिशिएंट है, करप्शन के इल्ज़ाम लगते हैं, लेकिन हाईवे पुलिस के ऊपर ये नहीं थी। तो ये इस सिलसिले में आपका ये प्रोग्राम है बहुत अच्छा है। इस सिलसिले में सेमिनार्स होने चाहिए, लोगों की इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए
इन मसलों पे होनी चाहिए गुफ्तगू बनिस्बत इसके कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, किसका वोट जाएगा, कहाँ जाएगा। होना ये चाहिए कि आवाम के जो मसाइल हैं उसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जस्टिस नासिर असलम जाहिद साहब आपके वक्त के लिए। जो बहुत अच्छी और पते की बात आपने की है वो एक ये कि पाकिस्तान और भारत में जो आपने फ़र्क देखा कि यहाँ पैसे का जो बेदरीग इस्तेमाल है या दिखावा है, असराफ है या रिश्वत जो है वो देना या लेना कोई भी अपना काम करने के लिए, मेरे ख्याल में इन चीज़ों के ऊपर भी बात होनी चाहिए। आज तो हमारे पास प्रोग्राम में वक्त नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में ज़रूर इस पर भी बात करेंगे कि आखिर ये क्यों है, ये कॉम्प्लेक्सेस, इनमें हम कब तक रहेंगे, इनसे हमें निकलना होगा अगर हमें आगे बढ़ना है। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मिशेल बुखारी और इम्तियाज़ गुल साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।